जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। सिंचाई से जुड़े कई मुद्दों पर की बैठक। एसवाईएल पर भी हुई चर्चा। राहुल गांधी के जन्मदिन पर चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। शहर में बांटा मास्क और फ्रूटी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को किया जागरूक। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। कुंडली बॉर्डर का रास्ता खोलने की मांग। रविवार को होगी ग्रामीणों की महापंचायत। और करनाल में किसान की जमकर पिटाई। पेड़ पर उल्टा लटका कर दी यातना। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। तहकीकात में जुटी पुलिस। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की सिंचाई से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। वहीं सीएम खट्टर ने हरियाणा पंजाब से जुड़े एसवाईएल मुद्दे पर भी चर्चा की। साथ ही अटल भूजल योजना, नल से जल योजना और कैच द रेन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि इस मुलाकात में हरियाणा के जल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने बैठक को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इन सभी योजनाओं पर बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। वहीं एसवाईएल के मसले पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि पिछली बैठक सौहार्दपूर्ण हुई थी। पिछली बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगली बैठक चंडीगढ़ में होगी। देश के महान धावक श्री मिल्खा सिंह के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि मिल्खा सिंह 91 साल के थे और लगभग एक महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद कल रात चंडीगढ़ के पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। शोक संदेश में फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा, फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। वहीं उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत पद्मश्री मिल्खा सिंह वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दिनों उसके शारीरिक कष्ट के बाद वो शरीर त्याग दिया उन्होंने। बहुत ही एक उच्च कोटि के खिलाड़ी वो थे, जिनको फ्लाइंग सिख इस नाम से भी एक दर्जा दिया गया था। देश का खेलों में उन्होंने नाम ऊंचा किया। 5 बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और वर्षों तक उनके बनाए हुए रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। आज इस अवसर पर मैं उनके परिवार को और उनके समर्थकों को और सब लोगों को जो उनको जानते हैं, जिनको ये पीड़ा हुई है, उन सबको मैं एक प्रकार से सांत्वना देना चाहता हूं कि हमारे बीच से हो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके चलते सभी लोग अपने अपने तरीके से मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं मिल्खा सिंह के निधन के बाद से खेल जगत में भी दुखों का अंबार टूट पड़ा है। खेल और एथलीट जगत के लोगों ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया। करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे। विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी
कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगी कि आज 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। लगभग 8-10 साल पहले मैं मिल्खा सिंह से मेरी एक प्रोग्राम मुलाकात हुई थी। जो उनके विचार थे, जो खेलों के को आगे बढ़ाने की उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के खेल आगे कैसे बढ़े, ओलंपिक मेडल कैसे आए। उन्होंने खुद 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक में 4th प्लेस उन्होंने हासिल की थी। उन्होंने वो अनुभव भी शेयर किया। सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली, बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे। बहुत से युवाओं ने उनकी जब भाग मिल्खा भाग उनकी जिंदगी के ऊपर मूवी बनी जब आई, तो बहुत से युवाओं ने खेल को चुना, बहुत से युवाओं ने फिटनेस को चुना उनकी एक जिंदगी के आधार पर जो मूवी बनी। आज खेल जगत को, पूरे देश को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं उनके परिवार को शोक प्रकट करता हूं। बहुत दुख लग रहा है आज उनके बारे में ऐसा बोलते हुए, क्योंकि जब भी मैंने बोला है तो उनकी कहानी के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर, मोटिवेशनल जो उन्होंने लोगों को किया है उसके ऊपर मैंने बोला है। आज उनके बारे में ऐसा बोलते हुए मुझे भी बहुत दुख लग रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को मैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालयों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिवस मनाया। इस दौरान चरखी दादरी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मास्क और फ्रूटी बांटी और राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज हमारे नेता का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और राहुल गांधी जी ने जन्मदिन पे ये हम सबको निर्देश दिए थे कि अब की बार मेरे जन्मदिन पे, और वो हर बार यही करते हैं कि अब की बार मेरे जन्मदिन पे जन भावना के साथ इस जन्मदिन को मनाना है, लोगों को जागरूक करना है। कोरोना काल में जो हमारे पीड़ित, अब की बार जितने भी हमारे कोरोना काल में लोग एक्सपायर हुए, उनके बचाव हेतु हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और उन लोगों की मदद करनी है। मास्क बांटने हैं, सैनिटाइजर बांटने हैं और इस प्रकार के फ्रूट पे आज हमने बांटने का एक निर्णय लिया। तो सभी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन लोगों की सेवा को करते हुए हमने आज ये जन्मदिन मनाया। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम से पहले शहर के सभी नाले और नालियों को दुरुस्त किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी न हो और बल्लभगढ़ में बरसात का पानी ज्यादा समय तक न ठहर सके। इस मौके पर परिवहन मंत्री के साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। 1 जुलाई से मानसून आने वाली है और सारा हमारा नाले का काम चला हुआ है और हम चाहते हैं मानसून से पहले नाले की सफाई हो जाए और जो काम जहां अधूरा पड़ा वो कंप्लीट हो जाए और पूरा नाला जो शहर की है बल्लभगढ़ की लाइफ लाइन है। और इस नाले में क्या है कि जो कहीं गोबर है, कहीं कबाड़ा है भरे हुए हैं और लोगों से मैंने ये भी कहा है कि नाले को आप सेफ रखिए। अगर नाला सेफ है तो कॉलोनियाँ सेफ है। अगर नाला इस तरह से गंद डालते रहे, नाले की सफाई नहीं हो पाई, नाला भर जाएगा, शहर की तमाम कॉलोनी भर जाएंगी। मैंने अपने निगम के सभी अधिकारी और दूसरे विभाग के वो भी अधिकारी साथ लेकर पूरे नाले की सफाई और जो काम जहाँ इनकम्प्लीट है उनको पूरा करें और जहाँ पर फुटपाथ की उसको भी भरने का काम करें और लोगों को जल्दी जल्दी राहत मिले। हम आने वाले 10 दिन में सारी चीजें
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 6.5 महीने से भी अधिक समय से जारी है। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ज्यादती से स्थानीय ग्रामीण तंग आ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक रोड खाली कराने को लेकर रविवार को महापंचायत आयोजित की गई। वहीं महापंचायत में किसी तरह के टकराव को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। उधर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत में सिरसा के ग्रामीण और राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के सदस्य गांव-गांव में महापंचायत के मद्देनजर बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महापंचायत के लिए विभिन्न गांवों के लोगों का समर्थन भी ग्रामीणों को मिल रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए जीटी रोड के एक तरफ का रास्ता खोल दिया जाए। बता दें कि रास्ता को खोलने को लेकर जांटी कला में रविवार को महापंचायत बुलाई गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक की फेमस अदाकारा मुनमुन दत्ता ने उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR को एक स्थान पर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मुनमुन दत्ता को बड़ी राहत देते हुए कई राज्यों में दर्ज मुकदमों पर स्टे लगा दिया है, लेकिन हरियाणा के हांसी में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि मुनमुन दत्ता पर जाति विशेष का नाम लेते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा देखा गया था। हांसी के अलावा गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मुनमुन दत्ता ने सभी मामलों को हांसी में दर्ज FIR के साथ ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। कोरोना के चलते छात्रों की जिंदगी रुक सी गई है, जिससे परेशान होकर कई छात्र अब डिप्रेशन में भी जाने लगे हैं। इसी के चलते प्रदीप बालियान, जो कि पश्चिमी विदेश टीम के लीडर और इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, वे छात्रों को प्रेरित करते हुए नजर आए। प्रदीप बालियान ने बताया कि भारत में लॉकडाउन कुछ ही समय का है, इसके बाद सब खुल जाएगा। छात्रों को ये समझना चाहिए कि विश्व के सारे देश खुले हुए हैं, छात्र वहां जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। US में 15 मई से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुले हैं, जहां लोग बिना फेस मास्क के भी घूम सकते हैं। प्रदीप बालियान ने बताया कि 12वीं छात्र के परिणाम से पहले ही IELTS कोर्स में शामिल हो, वे आगे सोचें और ऑनलाइन क्लास लगाकर अपना सपना पूरा करें। जैसे जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन इसका सोल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट्स को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आज की डेट में भी हाई कमीशन ओपन है, वीजा दे रही है, तो स्टूडेंट को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए ISPT की, जो कि वेस्टर्न ओवरसीज प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर बात करें तो इधर IDP ब्रिटिश काउंसिल पीछे भी एग्जाम ली थी, कुछ टाइम के लिए फिर स्टॉप होते, अब दोबारा भी फिर ले रही है, तो एग्जाम भी हो रहे हैं। तो ऐसे ही UK आज की डेट में ओपन है, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी वीजा दे रही है, इसके अलावा आपका कनाडा वीजा दे रही है, यूरोपियन कंट्रीज वीजा दे रही है। हरियाणा सरकार ने गत दिवस 3 IPS अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। अगले सप्ताह जल्द ही करीब 2 दर्जन IPS और 3 दर्जन HCS अधिकारियों की तबादला लिस्ट भी आ सकती है। राज्य सरकार कई जिला उपायुक्त बदलने के साथ ही करीब 2 दर्जन IAS अधिकारियों के तबादले कर चुकी है। अब बारी पुलिस अधीक्षकों समेत IPS अधिकारियों की है। राजनीतिक कारणों से कम महत्व के पदों पर कार्य कर रहे IPS अधिकारी जहां तबादला लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उन IPS अधिकारियों में बेचैनी है जिन्हें अपने तबादले होने का आभास है। कोरोना काल में इन अफसरों ने सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया। कुछ IPS अधिकारी ऐसे भी हैं जिनका पुलिस सेवाओं में अनुभव काफी है, लेकिन जातीय और राजनीतिक समीकरणों के चलते उन्हें बेहतर पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जिन 3 IPS अफसरों को बदला है, उनमें राजेंद्र कुमार मीणा, सुमेर प्रताप सिंह और समिति चौधरी शामिल हैं। राज्यपाल के ADC राजेंद्र कुमार मीणा को HAP मधुबन की 5वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। इस पद का सुमेर सिंह के पास अतिरिक्त प्रभाव था, जिनको अब रिलीव कर दिया गया है।
तो हरियाणा में पुलिस विभाग में फेरबदल की तैयारी चल रही है। 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। अभी एक और तबादला लिस्ट जारी होने की यहां पूरी संभावना बनी हुई है। हरियाणा सरकार ने गत दिवस 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। अगले सप्ताह जल्द ही करीब 2 दर्जन आईपीएस और 3 दर्जन एचसीएस अधिकारियों की तबादला लिस्ट आ सकती है। राज्य सरकार कई जिला उपायुक्त बदलने के साथ ही करीब 2 दर्जन आईएएस अधिकारियों के तबादले कर चुकी है। अब बारी पुलिस अधीक्षकों समेत आईपीएस अधिकारियों की है। राजनीतिक कारणों से कम महत्व के पदों पर कार्य कर रहे आईपीएस अधिकारी जहां तबादला लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उन आईपीएस अधिकारियों में बेचैनी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के दादरी जिले की डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी DITS की वित्तीय मदों में लाखों रुपए की अनियमितताएं मिलने के मामले में सरल केंद्र सुपरवाइजर संजीव कुमार की शिकायत पर पुलिस ने DITS के अकाउंटेंट और ऑपरेटर पर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि रोहतक PGIMS के निदेशक और हरियाणा सरकार के मेडिको लीगल एडवाइजर डॉक्टर DR यादव की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में करीब 14 लाख रुपए का गबन सामने आया है। प्रशासन द्वारा DITS के दोनों कर्मचारियों से यह राशि रिकवर करने के बाद उन पर मामला दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि पिछले मार्च माह में DITS के अकाउंटेंट द्वारा पिछले कुछ महीनों से सोसाइटी का लेखा रिकॉर्ड दादरी के तत्कालीन उपायुक्त राजेश जोगपाल के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। ऐसे में संदेह होने पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए 3 महीने के लेखा रिकॉर्ड की जांच करने के आदेश दिए थे। वहीं इस मामले में दादरी सिटी पुलिस स्टेशन ने दोनों के खिलाफ धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उपायुक्त ने जांच में दोषी पाए जाने पर उक्त दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। किसी ने जो गबन करेगा वो भुगतेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिसने हमने FIR करा दी है, आगे कोई और संलिप्त मिलेगा उसमें, उसके खिलाफ भी हम FIR दर्ज कराएंगे। देखो मोटा मैंने एग्जैक्ट मेरे आने से पहले FIR की चिट्ठी जा चुकी, 14 लाख का बताया था, उसकी पूरी रिकवरी कर ली थी, लेकिन गलत चूंकि काम किया इसलिए FIR। इसी साहब के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी सिटी थाने में
कि जो DITS में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो RC और ये DL की फीस का डील करते हैं, उसमें उन्होंने गबन किया है। तो उसमें और सारे उस गबन के अलावा भी काफ़ी सारी अनियमितताएँ 16-17 टाइप की इसमें बताई गई हैं। तो उस पर FIR दर्ज हमने की है इसमें 409-420 IPC के तहत। ये इंक्वायरी जो DC साहब ने जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं PGI के DR यादव साहब से करवाई थी, जिसमें ये सारी अनियमितताएँ सामने आई हैं। तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आगे जो भी अनियमितताएँ सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन। हरियाणा के मेवात जिले के किसानों का आधुनिक खेती की तरफ तेजी से रुझान बढ़ रहा है। गौरतलब है कि जिले में सिंचाई के पानी की समस्या को देखते हुए टपका प्रणाली पर किसान खास ध्यान दे रहे हैं। सब्जी की फसलों की खेती ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जिले में की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी के मुताबिक जिले में प्याज, टमाटर, लौकी, करेला, बैंगन की फसलें टपका प्रणाली सिंचाई के माध्यम से उगाई जा रही है। इस प्रणाली से पेड़ों में कम पानी देना पड़ता है और उत्पादन तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। टपका सिंचाई जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है मेवात के किसानों के लिए। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई जो हमारे जल स्रोत हैं वो नीचे जा रहे हैं और बारिश कम होने की वजह से रिचार्ज भी कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी किसान भाई टपका सिंचाई की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और उसमें सरकार का भी योगदान है, क्योंकि सरकार ने टपका सिंचाई पे 100% अनुदान कर दिया है और किसान को सिर्फ और सिर्फ GST देनी पड़ रही है। और इसके टपका सिंचाई के अंतर्गत हमारे यहाँ जो प्याज है, जो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेवात में होती है, बरसाती प्याज जिसको कहते हैं, उस पर भी किसानों ने पिछले साल भी टपका सिंचाई लगाई थी। तो जिन किसानों ने टपका सिंचाई के साथ प्याज की है उनका तकरीबन 1.5 गुना पैदावार बढ़ी है। और जो लोग खाली खुले पानी के साथ प्याज कर रहे हैं उनकी प्याज इतनी अच्छी नहीं हुई है और मार्केट में उनको रेट भी इतना अच्छा नहीं मिला। की खेती से अच्छी प्याज हो रही है। 8-7 साल हो गए प्याज के काम करते हुए। पिछले साल अच्छा रेट मिला है। आपके देखो क्या मिलता है। कितने किसान आपके जैसे कितने किसान यहाँ प्याज उगाते? हमारे यहाँ 40-35%। हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल की समस्या को देखते हुए पिछले साल मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की थी, जिसके तहत सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसल उगाएगा उसे 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि विभाग पूरी मेहनत से पसीना बहा रहा है, जिसके तहत आज कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सुरेश गहलावत अंबाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ अंबाला के कई गांवों का दौरा कर मेरा पानी मेरी विरासत योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति और फील्ड में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। सर्टिफिकेशन फसल विविधीकरण की स्कीम वैसे तो पिछली बार लॉन्च की थी, मेरा पानी मेरी विरासत। इस बार उसको दोबारा क्या कंटिन्यूएशन में रहेगी, तो इस बार फिर अनाउंस करी है। और इसमें हमारा लक्ष्य हरियाणा में करीब 2 लाख एकड़ को धान की फसल को वैकल्पिक फसलों में ले जाने का है। ये वैकल्पिक फसलें मक्का, कपास, पल्सीज, ऑयल सीड, ये कुछ वैकल्पिक फसलें हैं। तो उसके लिए हम किसानों के खेत पे जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो बताते हैं इसकी आवश्यकताएं या पानी कैसे बचाया जा सकता है। पानी बचाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आज के दिन, अदरवाइज तो फिर आगे आने वाले समय में पानी की बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो इसी स्कीम के अंतर्गत मैं भी अंबाला जिला में यहाँ साहा गांव में किसानों से मिलने आया हूँ। ये फील्ड है, देखा है, इन्होंने बिजाई की हुई है। मेरा बहुत फायदा है इसमें। तो पानी की बचत है जी, एक काश्त कम लेती है। ये आमदनी भी ठीक है, 15-20 क्विंटल की अवस्था आ जाए इसकी। पिछली बार लगाया था आपने? हाँ जी, पिछली बार लगाया था, 20 क्विंटल आए थे मेरे पास। पैसा मिला था? पैसा 7,000 रुपये मिला जी किले का जी। अभी अधिकारी आए उन्होंने भी समझाया ठीक लगा? हाँ जी, ठीक लगा, बहुत अच्छा जी। फायदा जिसका लगाने में जीरी फायदा जीते। किसानों से क्या अपील करेंगे? हाँ जी, किसानों से क्या अपील? किसानों से मैं यही अपील कर रहा, मैं लगाने मक्का ही थे, इनका भी और लगाऊंगा जी।
हरियाणा के चरखी दादरी में 1,80,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और जिले में अब तक 5,043 कोरोना वायरस केस आ चुके हैं। जिले में 1,91,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं हर रोज 600 से 700 सैंपल लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने बताया कि हमें कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करनी है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और बार बार हाथ धोएं ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में जो कल हमारे पास सिर्फ एक केस पॉजिटिव आया था और सैंपल की जो रफ्तार है वो हमारी सेम चल रही है। हम 600, 650, 700 सैंपल्स डेली ले रहे हैं। और अगर टोटल कोरोना एपिसोड की बात करें तो अब तक 5,043 केस पॉजिटिव आ चुके हैं अपने पास। और सैंपल की बात करें तो 1,91,000 से ज़्यादा सैंपल हम ले चुके हैं। और एक्टिव केस जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ 16 एक्टिव केस हमारे पास बचे हैं। तो अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 1,1,0,0 केस आते रहे तो शायद जल्दी कोरोना फ्री हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं आई बार आपको बताता हूँ, हमें अभी टेंशन फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान बिल्कुल रखना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, वैक्सीनेशन अपनी करानी है। वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के द्वारा स्पेशल नाके लगाकर गश्त और चेकिंग की गई ताकि जिला दादरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या न हो और आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। पुलिस दृश्यता दिवस के तहत कार्रवाई करते हुए जिला चरखी दादरी पुलिस के सभी थाना प्रबंधक और सभी चौकी इंचार्जों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू किए गए। इस अभियान में राइडर, पीसीआर और पैदल गश्त ने भी गश्त पड़ताल की जा रही है। जिला दादरी क्षेत्र में बस स्टैंड, आसपास के क्षेत्रों में, बाजारों में और अन्य स्थानों पर चेकिंग के साथ साथ खुफिया नजर रखी गई ताकि सड़क पर नाका भी यहां लगाया गया और इस दौरान भी चेकिंग की गई ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। पुलिस दृश्यता अभियान और दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 80 से 90% पुलिस फोर्स फील्ड में रहेगी और लोगों के बीच में जागरूकता, उनके बीच में वो जो कहते हैं कि सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, जो गरीब तबके हैं, डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उनके बीच में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसमें हमारी तमाम SHOs, चौकी इंचार्ज, राइडर्स, PCRs, हमारे ऑफिस के, हमारे जो थाने के बहुत स्केलेटन ड्यूटीज छोड़कर सारे। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो अलविदा मिल्खा सिंह। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ फ्लाइंग सिख का अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हैं सीधे जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और चंडीगढ़ शमशान घाट पर ये अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। ये अंतिम यात्रा है मिल्खा सिंह की और जो सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और इसके बाद सेक्टर 25 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार करना का निर्णय लिया गया है। और
तो ये सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर, और जो कि मिल्खा सिंह की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं। और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। देश के दमदार धावक व अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह। कांकेर और नारायणपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी 222 करोड़ की सौगात। दोनों जिलों में 275 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान। सीएम शिवराज ने कहा, संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन ही है एकमात्र हथियार। मध्य प्रदेश में अब तेजी से गिर रहा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 24 घंटे में महज 110 नए केस तो 28 ने तोड़ा दम। एक दिन में 339 लोग ठीक भी हुए। और रायपुर के नाम जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि, देश के 8 बेहतरीन रहने योग्य राजधानियों में हो शुमार। भूपेश बघेल ने जताई खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। रुख कर लेते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि मिल्खा सिंह देश के हजारों खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनके निधन से खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बघेल ने उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। बता दें कि खेल की दुनिया में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले उड़ान सिंह पद्मश्री मिल्खा सिंह और शुक्रवार रात 11:24 पर अलविदा कह गए। चंडीगढ़ के पीजीआई में उन्होंने 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वह कोरोना से उबर चुके थे, लेकिन पोस्ट कोरोना साइड इफेक्ट के कारण गुरुवार रात से उनकी हालत बिगड़ गई थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। साल 2016 में मिल्खा सिंह रोटरी क्लब के एक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर आए थे और यहां उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके जीते जी कोई भारतीय एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक में तिरंगा लहराए, लेकिन फ्लाइंग सिख की यह अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। रायपुर आने के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। मिल्खा सिंह ने तब बातचीत में कहा था कि मैं जब दौड़ता था तब पैरों में जूते नहीं होते थे, ना ही ट्रैक सूट होता था, ना ही कोचेज थे और ना ही स्टेडियम। 60 बरस पहले मैं दौड़ा करता था और आज 125 करोड़ है देश की आबादी। मुझे दुख इस बात का है कि अब तक कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो सका। दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते और ओलंपिक में तिरंगा लहराए। ये कहना चाहता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो तिरंगा झंडा ओलंपिक में मैं नहीं लहरा पाया, जो गोल्ड मेडल मैं नहीं ले पाया, हमारे देश में से कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए, वो लेके बताए और मैं देख के जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कांकोर के और नारायणपुर जिले को 222 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के 275 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। और मुख्यमंत्री ने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कांकेर जिले में 152 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत के 145 कार्यों और नारायणपुर जिले में 69 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से
130 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए कांकेर जिले में 105 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 107 कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने नारायणपुर जिले में 29 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 40 करोड़ 19 लाख रुपए के 92 कार्यों का भूमि पूजन भी किया है। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं के दोनों जिलों के लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद भी किया। वर्चुअल कार्यक्रम में कांकेर और नारायणपुर जिले में 222 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कांकेर जिले में 152 करोड़ 59 लाख रुपए का और नारायणपुर जिले में 69 करोड़ 75 लाख रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात आज मिली। अब तक आज को मिलाकर 22 जिलों में कुल 5,669 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा चुका है। कांकेर जिले के गठन छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले हो गया था। सन 2007 में नारायणपुर भी जिला बन गया। जिला बनने से उम्मीदें थी कि सीमांचल की तस्वीर बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी जिले में 8-10 बिल्डिंग बना देने, 2-4 सड़कें बना देने से तस्वीर नहीं बदलती। तस्वीर तो तब बदलती है जब लोगों के जीवन में बदलाव आता है। जिला बन जाने से वनवासियों का शोषण खत्म नहीं हो गया, किसानों को कर्ज से मुक्ति नहीं मिली, खेत के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं हुई, गांव में पीने के पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बीमार लोगों की इलाज की व्यवस्था भी नहीं हुई, बच्चे और माताएं बहनें कुपोषण का शिकार होते रहे, मलेरिया से लोग मरते रहे। पूरी दुनिया में विकास के जो मान्य पैमाने हैं उनमें से एक में भी दोनों जिले खरे नहीं उतरते थे, चाहे शिक्षा की बात कर लें या महिला। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है ए.के. शर्मा को। लगातार कैश लगाए जा रहे थे जब से उत्तर प्रदेश में उन्होंने एंट्री मारी थी, तो ए.के. शर्मा को अब उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह है जिन्होंने ये निर्णय लिया है और एमएलसी ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं प्रदीप आनंद जी, संवाददाता हैं। प्रदीप, और क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ए.के. शर्मा की जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई थी, बड़े कयास लगाए जा रहे थे और कई दौर ऐसे आए कि कई सुर्खियों में खबरें भी आने लगी कि ये पद दिया जा सकता है, वो पद दिया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल पवन, जिस तरह से ए.के. शर्मा को लेकर जो राजनीतिक भूचाल आया हुआ था उसके आज विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन ने उनको उपाध्यक्ष बनाया और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पे काम करना चाह रहा है। खासकर से ओबीसी और ब्राह्मण जो वोटर खिसक गए थे उनको एक साथ जोड़ने की ये कवायद चल रही है और उसी क्रम में ये एक बड़ा फेरबदल किया गया है। आने वाले दिनों में इनका कद और बढ़ सकता है, ऐसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं। तो कहीं ना कहीं से आज के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक बेहतर जो कह सकते हैं वो दिन साबित हुआ है। प्रदीप, लेकिन जिस तरीके से संगठन में अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो लगातार अभी विस्मय पैदा हुआ है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। वहीं अगर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान को देखा जाए तो लगभग पिछले बार में 5 बार ऐसे बयान उन्होंने दे चुके हैं जो कि उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा और किसके चेहरे पर चुनाव होगा। तो क्या ए.के. शर्मा के एंट्री के बाद अब ये जो संशय है, विस्मय है, ये थमता नजर आएगा? बिल्कुल, ए.के. शर्मा कहने के बाद इस तरह की जो भी सवाल उठ रहे थे उनसे विराम लग जाएगा और ए.के. शर्मा को स्पेशली इसीलिए गुजरात से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो संगठन का विस्तार है, जो वोटर्स खासकर से जो ओबीसी वोटर्स नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार से, उनको फिर से जोड़ने की कवायद चालू हो गई है और इसी क्रम में ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रदीप आनंद जुड़े हुए थे हमारे साथ, लखनऊ से संवाददाता हैं।
तो उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी SSE की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ने रायपुर को देश की रहने योग्य राजधानियों के शीर्ष 10 में सूची में शुमार किया है और इस सूची में रायपुर 8वें स्थान पर है। वहीं सुशासन के मानकों पर यह दूसरा राजधानी शहर है। SSE के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के मुताबिक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शीर्ष पर है और उसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली और भोपाल का नंबर आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और राजस्थान की जयपुर क्रमशः 9वें और 10वें स्थान पर आए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न मानकों पर परखने के बाद भी देश के कौन से राज्यों की राजधानी शहर रहने के सबसे बेहतर जगह है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार में भारी उत्साह है और उधर रायपुर को ये उपलब्धि मिलने पर राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने भी खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।